कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है, लैब टेक्नीशियन, सीबी नैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज़ है ये 19 नंबर का सीरीज़ है। इससे पहले हम 18 नंबर तक सीरीज़ को हल कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस 19 नंबर के सीरीज़ में आज हम 40 ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लास्ट दौर में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे उनको यहाँ पे पुट किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। और एक प्रश्न से बहुत सारे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को देखिए और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ऐसे और दूसरे लेक्चर चाहिए या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे निरंतर क्विज पोल डाले जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों को हमने अपने हाथों से लिखा है और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि न्यूट्रोफिलिया कब होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो डीएलसी होता है इसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स हमारा 50 से 75% होता है। ठीक है, पूरे डीएलसी का 50 से 75% होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा 75% से एबव हमारा न्यूट्रोफिल्स जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स पूछ रहा है कि कब होता है। तो फ्रेंड्स, जब मोर देन 75% न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं पेरिफेरल स्फीयर में तो इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें, जब आपका 50% से कम हो जाता है न्यूट्रोफिल तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो ये दोनों शब्द को याद रखिएगा। न्यूट्रोपीनिया मतलब 50% से कम हमारा न्यूट्रोफिल, और अगर न्यूट्रोफिलिया कह रहा है तो 50% से अधिक हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स कह रहा है कि न्यूट्रोपीनिया के केस में लिम्फोसाइट में ... तो फ्रेंड्स, यही प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रोपीनिया जो है यानी कि 50% से कम न्यूट्रोफिल्स हमारा स्लाइड में दिखेगा तो इन केस में लिम्फोसाइट में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। जब न्यूट्रोफिल्स हमारा डिक्रीज मिलेगा हमारे स्लाइड में तो उस समय हमें लिम्फोसाइट्स की जो संख्या है वो अधिक देखने को मिलेगी। तो यही हमारा आंसर रहेगा, रिजल्ट इन रिलेटिवली इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे जो आपके न्यूट्रोफिल से बनता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कॉमन कॉजेज ऑफ न्यूट्रोफिलिया, यानी कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनके द्वारा न्यूट्रोफिलिया होता है, यानी कि हमारा जो डीएलसी है स्लाइड में वो 75% से क्या जाता है, एबव जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉजेज हो सकते हैं वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फ्लामेशन डिजीज, एक्यूट स्टेज CMLL या फिर PB या फिर ऑल ऑप्शन। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑल ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रोफिलिया है वो आपके एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फ्लामेशन डिजीज, एक्यूट स्टेज में बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये आपके एक्यूट केसेस में होंगे। देखिए जहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं एक्यूट लिखा हुआ है, तो अगर आपको एक्यूट कोई भी चीज़ बढ़ा मिलेगा यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाई देगा, इन्फ्लामेशन दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक्यूट लिखा रहेगा तो आप इसको कंसीडर करिएगा किसमें, न्यूट्रोफिल्स से। ठीक है, तो इन न्यूट्रोफिलिया इन सब केसों में होता है, तो आपका यहाँ पे ऑल ऑप्शन जाएगा। और CMLL मतलब होता है यहाँ पे जो ये ल्यूकेमिया का जो कैंसर होता है उसको कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोइड। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है न्यूट्रोपीनिया कब देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने दो टर्म बताए थे, न्यूट्रोपीनिया और एक न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया मतलब 75% से एबव हमारा न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा और 50% से अगर कम रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया का तो हमने देख लिया किन किन केस में होता है, लेकिन अब हम देखते हैं न्यूट्रोपीनिया कब देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रोपीनिया हमारा क्या दिखाई देगा, इन्फेक्टिव डिजीज। अब इन्फेक्टिव डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड है या फिर इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, दो डिजीज़ हैं। अगर आपके ऑप्शन में आ गया कि टाइफाइड में देखने को मिलेगा न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस, इस्नोफिलिया, तो फ्रेंड्स उसमें क्या लगाएंगे आप, न्यूट्रोपीनिया लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो आपका यहाँ पे हो सकता है वो फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट के कारण भी आपका न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। तो केमिकल एजेंट में आते हैं फ्रेंड्स, इसमें बेंजीन मेन है, बेंजीन के कारण से आपका न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। या फिर कोई आपका हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, जैसे आपके यहाँ पे कोई एनीमिया हो गया है, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर आपका यहाँ पे ल्यूकेमिया है, तो इन केस में भी आपका न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन ऐसे रहेंगे तो आपका क्या जाएगा, ऑल ऑप्शन जाएगा या फिर ऑल ऑफ द एबव जाएगा। ठीक है,
क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न में आप ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि ऑल ऑफ द एबव ही ऑप्शन सही जाता है, तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लिम्फोसाइट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपका लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आपके लिम्फोसाइट्स की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसको कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस। और नॉर्मल हमारा जो लिम्फोसाइट होता है उसका परसेंटेज क्या होता है डीएलसी में, तो फ्रेंड्स इसका होता है 25 से 45%। क्या होता है, 25 से 45% होता है। तो अगर 45% से अधिक आपका न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल रहा है आपकी स्लाइड में तो इसको कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस। और अगर 25 से कम देखने को मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोपिनिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, अधिक है तो लिम्फोसाइटोसिस और कम है तो लिम्फोसाइटोपिनिया। तो फ्रेंड्स इसको देखने के लिए आप सबसे पहले इसकी नॉर्मल रेंज को आप ध्यान में रख लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लिम्फोसाइटोसिस में डॉट में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लिम्फोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें आपके क्रोनिक जो होते हैं इन्फेक्शन, उनमें क्रोनिक आपका कोई डिजीज़ है उसमें आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्टिव कंडीशन, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया लेकिन वो क्रोनिक है, ठीक है। वायरल डिजीज़ है, ठीक है। अब वायरल डिजीज़ में इन्फ्लुएंजा भी आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी वायरल डिजीज़ हैं इन केस में आपका लिम्फोसाइटोसिस दिखाई देगा, ठीक है। न्यूप्लास्टिक कंडीशन, ठीक है, जैसे CLL का है, ठीक है। क्रोनिक लिम्फॉइड होते हैं, ठीक है। ये भी आपके ल्यूकेमिया के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शस मोनोसियस जो होते हैं, इन्फेक्शस आपका मोनोन्यूक्लियसिस जिसका होता है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियसिस के कारण भी आपका यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस बढ़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपका ऑल ऑप्शन सही जाएगा और इसमें भी जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से आपके लिम्फोसाइटोसिस काज करते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स अगला फ्रेंड्स हमारा कह रहा है कि हाई लेवल ऑफ इस्नोफिल इज नोन एज, यानी कि जब आपके इस्नोफिल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि इस्नोफिल का हमारा नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस्नोफिल का जो नॉर्मल रेंज हमारा होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 से 6%। कितना होता है, 1 से 6%। तो 1 से 6% से अगर इसका जो क्या है मात्रा लेवल ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इसको कहेंगे इस्नोफिलिया। क्या कहेंगे, इस्नोफिलिया कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस्नोफिलिया किन किन केसेस से होता है। चलिए, तो इस्नोफिलिया इज हाई ड्यू टू, यानी कि इस्नोफिलिया अगर हाई हो रहा है तो किन कंडीशन में होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये एलर्जिक कंडीशन में होता है, ठीक है। तो एलर्जिक स्टेज यानी कि कोई अगर ये ब्रोंकियल अस्थमा है तो इन केस में आपको इस्नोफिलिया आपको हाई मिलेगा। तो याद रखिएगा अगर आपके यहाँ पे लंग्स से डिजीज जो आ रहे हैं, लंग्स से संबंधित जो भी डिजीज यहाँ पे लिखे रहेंगे और आपको इस्नोफिलिया पूछा है हाई हो रहा है क्यों, तो इसमें आप अगर लंग्स डिजीज दिखाई देंगे तो उसको आप क्या करिएगा, सही उत्तर लगाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे जो कंडीशन हो सकते हैं इस्नोफिलिया की, आपके पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन कौन आएंगे, जैसे आपका फैलेरियासिस यानी कि फैलेरिया काज कर गया हो, राउंड वार्म कोई काज कर गया हो, तो इन केस में आपको इस्नोफिलिया देखने को मिलेगा। और दूसरा जो बात है आपको हेमोलाइटिक डिस्चार्ज जैसे हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम जो होते हैं इन केस में भी आपके इस्नोफिलिया हाई होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर ऑप्शन तो सही सारे जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप अगर ऑप्शन में थोड़ा सा इधर उधर लिखे रहेंगे और आपको एक पर्टिकुलरली वर्ड मिल रहे हैं तो उसको आप क्या करिएगा, सही लगाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस्नोफिलिया या लिम्फोसाइटोसिस इन केस में ज़्यादातर हमें लग रहा है कि अगर आएगा भी तो ऑल ऑफ द एबव आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाई लेवल ऑफ मोनोसाइट इज नोन एज, यानी कि अगर आपके मोनोसाइट की जो मात्रा है वो अधिक हो गई है तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर है कि मोनोसाइटोसिस इज हाई ड्यू टू, यानी कि किस कारण से मोनोसाइट्स आपके हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स यहाँ पे किस कारण से हाई होंगे, ये पैरासिटिक कोई इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि मलेरिया या फिर काला एजार, ठीक है। तो अगर मलेरिया और काला एजार लग रहा है तो आप यहाँ पे मोनोसाइट का हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन कंडीशन है अगर आपकी टीबी हो गया है, सिफिलिस हो गया है, टाइफस हो गया है, तो इन केस में भी आपके मोनोसाइट क्या होंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे AML का केस है तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे, यानी कि ये आपका हेमोलाइटिक डिसऑर्डर है तो इन केस में भी आपके मोनोसाइट क्या होंगे, बढ़े मिलेंगे। और मोनोसाइट के बढ़े हुए लेवल को क्या कहते हैं, मोनोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑल ऑफ द एबव सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेसोफिलिया होता है जब, तो फ्रेंड्स बेसोफिलिया कब होगा,
बेसोफिलिया जब होगा जब आपका मोर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके नंबर। तो फ्रेंड्स जो बेसोफिलिया होते हैं उनका मात्रा क्या होता है, वो 0 से 1 कहीं कहीं पे लिखा रहेगा और कहीं कहीं से लिखा रहेगा 0 से 2%। ठीक है, तो इन केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको सबसे पहले 0 से 1 अगर दिखाई देगा तो उस पर हम टिक करेंगे, और अगर आपको 0 से 2 दिखाई दे रहा है तो उस पर यहाँ पे टिक करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जो बेसोफिलिया होता है तो मोर देन 2% होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से जाएगा। इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसका जो 0.0 से लेकर 1% तक इसका जो है इसका क्या होता है, नॉर्मल रेंज यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपको 0 से 1 ही % दिखाई देंगे, लेकिन इन केस कहीं आपसे 0 से 2 आ गया तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेसोफिलिया अकर ड्यू टू। तो फ्रेंड्स बेसोफिलिया जो मेन होता है आपका हेमेटोलाइटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, इन केस में आपको बेसोफिलिया हाई मिलता है। ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन जो भी केसेस होते हैं बहुत डेंजरस केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे CML का केस हो गया, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस हो गया, ल्यूकोमिया हो गया। ठीक है, इन केस में आपका बेसोफिलिया बढ़ा हुआ मिलेगा, बेसोफिल मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा, और इस बढ़े हुए कंडीशन को क्या कहते हैं, बेसोफिलिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑल ऑफ द एबव से जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मकसद ये प्रश्न का नंबरिंग लिखने से इसलिए है क्योंकि हम एक एक प्रश्न को 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एरिया ऑफ DLC इज, यानी कि अगर आप पेरिफेरल स्मेयर में DLC काउंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप किन एरिया को ज़्यादातर यहाँ पे काउंटिंग के लिए उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप टेल को उपयोग करेंगे नहीं, हेड का उपयोग करेंगे नहीं, बॉडी का करेंगे नहीं, इसमें से करेंगे तो करेंगे आप इसका बिटवीन टेल एंड बॉडी। यानी कि आप जब आपका मान लीजिए ये पेरिफेरल स्मेयर है और इस स्मेयर में आपके यहाँ पे ठीक है देखिए इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका तो बॉडी हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, टेल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, एज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों यहाँ पे जो टेल है बॉडी दोनों से कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी पे तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, और टेल में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो वो सही से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर दोनों टेल और बॉडी के अगर बीच में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से DLC काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं कि DLC में किस पार्ट में देख, स्लाइड के पेरिफेरल स्मेयर में किस पार्ट को देखते हैं, तो उसमें आपके ऑप्शन रहेगा बिटवीन टेल एंड बॉडी। ठीक है, तो चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि ESR के स्टेज होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही प्रश्न आ गया कि हाउ मेनी स्टेजेस इन ESR। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ चीज़ें को आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स जो ESR होता है इसका फुल फॉर्म होता है इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या होता है, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ESR को अगर हम कंसीडर करें तो इनको 4 पार्ट में ये प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो होता है आपका होता है रिलैक्स फॉर्मेशन। क्या होता है, रिलैक्स फॉर्मेशन, फिर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड, और फिर होता है रैपिड फॉल, फिर क्या होता है पैकिंग फेज। तो फ्रेंड्स ऐसा भी प्रश्न आ सकते हैं कि लास्ट फेज कौन सा होता है, पहला फेज कौन सा होता है। तो पहला आपका रिलैक्स फॉर्मेशन होगा, और जो सबसे लास्ट फेज होगा वो क्या होगा, पैकिंग फेज का होगा। ठीक है, रैपिड फॉल आपके प्रोटीन नेटवर्क के कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसके कारण, प्रोटीन नेटवर्क के कारण से होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड किसके वजह से होता है, या आपके जो फाइब्रोनोजन होते हैं इनके कारण होता है। और ये जो प्रोसेस होता है प्रत्येक प्रोसेस 15-15 मिनट के लिए होता है। तो टोटली अगर हम ESR की बात करें तो इनमें 1 हॉर्स लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को होने के लिए, और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो प्रत्येक में लगभग 15-15 मिनट लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है ESR को किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ESR को हम यहाँ पे तीनों मेथड के द्वारा कर सकते हैं, वेस्टर्न ग्रेन, बेंट्रोब या फिर ऑटो मेथड। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ पे 2 मेथड दिए रहेंगे। ठीक है, या तो वेस्टर्न ग्रेन दिया रहेगा या फिर बेंट्रोब दिया रहेगा, या फिर दोनों दिए रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न ग्रेन और बेंट्रोब दोनों मेथड आपके ESR टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ ESR, यानी कि ESR का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम मेल में बात करें तो मेल में ESR का नॉर्मल रेंज 0 से 10 होता है, 10 mm 1 घंटा के लिए, और वुमेन में बात करें तो 0 से 20 mm 1 घंटा के लिए होता है। और ये जो है ये आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड के अनुसार ये है। ठीक है, नॉर्मल रेंज यानी 0 से 10 mm पर हॉर्स, यानी कि ये आपके वेस्टर्न ग्रेन के लिए है। ठीक है, 0 से 20 भी आपके वेस्टर्न ग्रेन मेथड के द्वारा ये कंसिडर किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस मेथड के द्वारा
PCB एंड ESR दोनों किया जा सकता है, यानी कि पैक्ड सेल वैल्यू और ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये प्रश्न का आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि जो बेंट्रोब मेथड है इसके द्वारा हम PCB और ESR दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ साथ में इससे हम स्लाइड भी बना सकते हैं बफी कोड का। किसका? बफी कोड का एक स्लाइड भी बना सकते हैं जिसमें हम एली सेल को देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेंट्रोब ट्यूब बेस्ट है या फिर बेंस्टन ग्रेन। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा मेथड इसमें बेस्ट है। ठीक है, तो बेंट्रोब जो ट्यूब होता है फ्रेंड्स ये बेस्ट नहीं है, बेस्टन ग्रेन आपका बेस्ट है। कौन सा बेस्ट है? बेस्टन ग्रेन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि जो ये इसका ट्यूब होता है फ्रेंड्स ये 200 mm का होता है, तो ये लॉन्ग स्टेम का होता है, इसीलिए ये बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स स्पुटम से है। किससे है? स्पुटम से है, और इसके कलर से हम यहाँ पे प्रश्न को लेकर आए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अब पूछ रहा है कि स्पुटम ब्लडी ड्यू टू, यानी कि आपका अगर स्पुटम में ब्लड आ रहा है, हेमोपाइटिसिस है, तो किन केस में हो सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पल्मोनरी टीबी के केस में होगा, कि क्लेप्सिला के केस में होगा, कि पल्मोनरी एडेमा के केस में होगा, या किसी के केस में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे स्पुटम ब्लडी आता है वो किन केस में होता है? ये आपके पल्मोनरी टीबी के केस में होता है। किसके केस में होता है? पल्मोनरी टीबी के केस में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, पल्मोनरी टीबी। या फिर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ब्लडी हो सकता है आपके लंग एब्सेस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए क्या होता है, ब्रोंकोजेनिक के लिए हो सकता है, मिट्रल सिंटोसिस के लिए हो सकता है, और पल्मोनरी इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है। तो अगर ये सब भी ऑप्शन आ रहे हैं तो इनको कंसिडर करिएगा, नहीं तो आपके लिए अधिकतर पल्मोनरी टीबी वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्लड आपके टीबी के केस में आता है स्पुटम से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पुटम रस्टी ड्यू टू, यानी कि अगर आपका स्पुटम रस्टी है तो किस कारण से हो सकता है? तो फ्रेंड्स जो स्पुटम रस्टी होता है वो आपके किसके कारण होता है? निम्नोकोकल लोबर निमोनिया के कारण होता है। तो आपके निम्नोकोकल लोबर निमोनिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे स्यूडोमोनास जिसे लिखा है तो स्यूडोमोनास का भी यहाँ पे है ऑप्शन, किसके कारण स्यूडोमोनास होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें स्पुटम रेड करंटली जेली, ठीक है, अगर स्पुटम आपका रेड करंट जेली टाइप का है तो किन कारण से हो सकता है? तो फ्रेंड जो रेड करंट जेली होता है आपके क्लेप्सिला के कारण होता है। किसके? क्लेप्सिला के काज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है स्पुटम ग्रीन इन कलर ड्यू टू, यानी कि अगर आपका स्पुटम ग्रीन आ रहा है तो किस कारण से होगा? तो ये आपका स्यूडोमोनास के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण होगा? स्यूडोमोनास के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। पल्मोनरी एडेमा की बात करें फ्रेंड्स तो ये पिंक और फ्रॉन्टी होता है। ठीक है, पिंक और फ्रॉन्टी आपके किस में होता है? यहाँ पे पल्मोनरी एडेमा के केस में होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे लंग सेप्सिस की बात करें तो लंग सेप्सिस किस में होगा फ्रेंड्स? आपका ब्लडी जब आपके यहाँ पे स्पुटम में ब्लड आ रहे होंगे तब लंग एब्सेस के केस में ये होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है स्पुटम इज प्लूरेंट ड्यू टू, यानी कि अगर आपके यहाँ पे स्पुटम क्या है? प्लूरेंट है, तो ये किस कारण से हो सकता है? तो फ्रेंड्स ये अधिकतर आपके निमोनिया या फिर लंग्स एब्सेस के केस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ऑप्शन में अधिकतर आपको क्या दिखेगा? निमोनिया दिखेगा। क्या दिखेगा? निमोनिया दिखेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको निमोनिया पे टिक लगाइएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें मिलन स्टोनिसिस तो ये आपके किस केस में दिखेगा? ये ब्लडी के केस में दिखेगा, यानी कि स्पुटम में ब्लड आ रहा होगा तो इस केस में ये दिखेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, अगला प्रश्न है कि स्पुटम इज ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू, यानी कि अगर आपका स्पुटम जो है ग्राम पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो किस कारण से हो सकता है? तो फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पे स्पुटम आपका ग्राम पॉजिटिव है तो किन केस में हो सकता है? तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ए सही जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा क्या है? ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ग्राम निगेटिव कोकाई है। ठीक है, क्या है? ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव अगर है तो यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है तो यहाँ पे हम निगेटिव का कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है ग्राम। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे एक्टिनोमाइसीज की, तो एक्टिनोमाइसीज क्या है फ्रेंड्स? ये आपके एक प्रकार के लार्ज ग्रेन्युल्स होते हैं और इनका जो आउटर भाग होता है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है, और इनर भाग जो होता है वो क्या होता है? आउटर भाग ग्राम पॉजिटिव और इनर भाग क्या होता है? इनका ग्राम नेगेटिव होता है।
तो एक्टिनोमाइसीटीज में क्या देखने को मिलेगा, लार्ज ग्रेन्यूल्स देखने के मिलेंगे। सेंटर ग्राम इनका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो आउटर होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्पुटम इज ग्राम नेगेटिव विथ लार्ज ग्रेन्यूल्स। तो फ्रेंड्स अगर लार्ज ग्रेन्यूल्स के पास साथ में आपका यहाँ पे जो स्पुटम आपका नेगेटिव है तो इन केस में आपका एक्टिनोमाइसीटीज सही जाएगा। लेकिन अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो सेंटर है वो ग्राम नेगेटिव होगा और आउटर क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर सिंपल वन लाइनर के प्रश्न बनते हैं। तो इन केस में आपका स्पुटम इज ग्राम नेगेटिव विथ लार्ज ग्रेन्यूल्स अगर दिख रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज के केस में रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पुटम इज जेडियन पॉजिटिव व्हेन, यानी कि आपका जो स्पुटम है वो जेडियन पॉजिटिव कब होगा, एफबी पॉजिटिव कब होगा। फ्रेंड्स ये जब होगा जब आपके यहाँ पे जो एफबी है उनको पर आयल यानी कि मोर देन 10 एफबी, यानी कि आप अगर मोर देन 10 एफबी को देख रहे हैं पर आयल इमर्सन फील्ड। ठीक है, तो इन केस में आपको क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव केस देंगे। ठीक है, कि हमारा जेडियन पॉजिटिव है यानी कि इसको टीबी काज किया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा स्पुटम का कल्चर किस मीडिया पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स स्पुटम का कल्चर हम 3 मीडिया पर मुख्यतः करते हैं। पहला आपका क्या होता है, एलजे मीडिया। अब एलजे मीडिया किस लिए करते हैं, एलजे मीडिया को हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को देखने के लिए करते हैं। और इसको हम कितने दिनों के लिए कंसीडर करते हैं, कितने दिनों का रखते हैं, तो इसको हम कम से कम 48 दिन के लिए इनका हम कल्चर करने के लिए रखते हैं कल्चर प्लेट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ब्लड मीडिया। तो ब्लड मीडिया में फ्रेंड्स इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के स्पीसीज को देखने के लिए करते हैं ब्लड मीडिया में। और चॉकलेट मीडिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि इनको भी हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको हम देखने के लिए करते हैं। अब फ्रेंड्स जो ब्लड मीडिया होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा CO2 इसमें देने की आवश्यकता होती है। तो ये एक प्रकार का जो ब्लड मीडिया है उसमें हम अगर स्पुटम का कल्चर कर रहे होते हैं तो इसमें हम एक्स्ट्रा CO2 देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्पुटम इज ग्राम पॉजिटिव व्हेन कलर इज सीन, यानी कि आपका जो स्पुटम है वो ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें कौन सा कलर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इससे 2 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि स्पुटम अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसका कलर क्या होगा। इस तरह भी बन सकता है कि ग्राम पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो उसका कलर क्या होगा। तो इसमें हमें वायलेट या फिर पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्पल या फिर वायलेट कलर के हमारे जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा वो जस्ट उल्टा है कि स्पुटम ग्राम नेगेटिव है तो कौन सा कलर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें रेड या फिर पिंक कलर के दिखाई देते हैं। हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेड या फिर पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्पुटम इज एफबी पॉजिटिव द माइक्रोबियल अपेयर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो एफबी पॉजिटिव है अगर आपका तो उसमें कौन से माइक्रोबियल दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ट्यूबरकुलोसिस के माइक्रोबियम दिखाई देंगे। और ये किस प्रकार से होंगे, ये होंगे रेड बीडेड रॉड शेप। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे एफबी वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रेड बीडेड होते हैं और रॉड शेप के होते हैं। और अगर इनकी बात करें जो साइज की तो 2 से 4 मीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर इनका लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रश्न अगर आएगा, अगर ये भी पूछ रहा है ट्यूबरकुलोसिस का लेंथ कितना होता है तो आप ये लगा दीजिएगा। अगर पूछ रहा है कि इसका शेप क्या होता है तो इसका शेप क्या होता है, रॉड शेप का होता है। किस कलर में दिखेंगे तो ये रेड बीडेड के दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं। जैसे एफबी पॉजिटिव तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, रेड बीडेड रॉड शेप दिखाई देंगे। ठीक है, एफबी में कौन से बैक्टीरिया दिखाई देंगे तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम अफेरिकानम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सही प्रकार के ये क्या होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि हमारा जो स्पुटम है ये येलो क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये येलो इसी को कहते हैं जो प्रूलेंट होते हैं। ठीक है, प्रूलेंट को ही हम येलो में कंसीडर करते हैं। तो इसमें आपके निमोनिया के केस में, लंग अब्सेस के केस में और साथ साथ में ब्रोंकाइटिस के केस में हमें येलो कलर का स्पुटम देखने को मिलता है। ठीक है, कहते हैं एफबी स्टेन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम करेंगे क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें एफबी स्टेन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो प्रश्न हमारा है यही है कि एफबी स्टेन की खोज किसने की, यानी कि एफबी स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो फ्रेंड जो एफबी स्टेन है उसका खोज हमारे पॉल इरलिच ने किया था। किसने, पॉल इरलिच ने किया था।
और अगर इसको हम बात करें कि इसको मॉडिफाई किसने किया, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाइड एफबी स्टेन को क्या कहते हैं, जेडेन स्टेन कहते हैं। और जेडेन स्टेन किसके नाम पे पड़ा है, जेल एंड निल्सन के नाम पे पड़ा है। तो अगर कोई पूछेगा कि एफबी स्टेन को मॉडिफाई किसने किया, तो जेल एंड निल्सन ने किया। और अगर एफबी की खोज किसने की, तो पॉल एर्नेस्ट ने की, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें हैंस क्रिश्चियन ग्राम की, तो इसका किसने की स्टेन की खोज की थी, इन्होंने ग्राम स्टेनिंग की खोज की थी, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि एफबी बैक्टीरिया इज, तो फ्रेंड्स जो एफबी बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, ये एसिड फास्टनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड फास्टनेट्स होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, माइकोलिन एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइकोलिन एसिड पाया जाता है, इसलिए ये एसिड फास्टनेट्स होते हैं। और इन पे कंटेनिंग होते हैं लिपिड, लिपिड बहुत अधिक मात्रा में इनके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राइमरी स्टेन इन एफबी स्टेन, यानी कि जो प्राइमरी स्टेन होता है, अगर आप एफबी स्टेन कर रहे हैं तो उसमें जो प्राइमरी स्टेन है वो कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइमरी स्टेन होता है वो आपका कौन सा होता है, कार्बल फ्यूजन होता है। क्या होता है, कार्बल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इन एफबी स्टेन एडिंग कार्बल फ्यूजन देन हीट द स्लाइड दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जब आप यहाँ पे कार्बल फ्यूजन डाल रहे होते हैं, प्राइमरी स्टेन डाल हो रहे होते हैं, उसके बाद क्या इसको आप स्लाइड को हीट करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, स्लाइड को जब आप इस पर कार्बल फ्यूजन डाल देते हैं उसके बाद में हमें इसको हीट किया जाता है। और हीट कब तक किया जाता है, जब तक कि इनके ऊपर से वेफर ना निकलने लगे, भाप ना निकलने लगे। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा इन एफबी स्टेन काउंटर स्टेन इज, यानी कि आपके एफबी स्टेन में काउंटर स्टेन कौन है। तो फ्रेंड्स एफबी स्टेन में हमारा जो काउंटर स्टेन होता है वो क्या होता है, मेथिलीन ब्लू होता है। क्या होता है, मेथिलीन ब्लू होता है। और कहीं कहीं पे हम मैलाकाइट ग्रीन भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, मैलाकाइट ग्रीन यूज करते हैं। और मैलाकाइट जब ग्रीन यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इनके जो बैकग्राउंड होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और जब हम मेथिलीन ब्लू कलर के काउंटर स्टेन का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ये बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 20% H2SO4 डीकलराइज इन एफबी यूज फॉर। फ्रेंड तो यहाँ पे ये है फ्रेंड्स जो आपके H2SO4 डिक्लाइजेशन के रूप में है। तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज अलग अलग स्पेसीज के लिए किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 20% H2SO4 की बात करें तो हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें 5% H2SO4 की, तो 5% H2SO4 हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए करते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें 1% H2SO4 की, तो हम नोकॉर्डिया के लिए करते हैं। किसके, नोकॉर्डिया के लिए 1% H2SO4, 5% माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, 20% H2SO4 माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 32 नंबर का, ये कह रहा है कि एफबी स्टेन यूज फॉर, तो एफबी स्टेन किसके लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे एफबी स्टेन का यूज करते हैं। और साथ साथ में नोकॉर्डिया के लिए भी हम यहाँ पे एफबी स्टेन को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच स्टेन डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स एसिड फास्टनेस एंड नॉन एसिड फास्टनेस। यानी कि कौन सा यहाँ पे स्टेनिंग है जो हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि जो एफबी स्टेन होता है वो किसके, सॉरी जो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं वो किसके धनी होते हैं, वो एसिड फास्टनेस होते हैं। उनके अंदर क्या पाया जाता है, माइकोलिन एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो स्टेन होता है वो हमारा जेडेन स्टेन होता है। इसको एफबी स्टेन करें, एफबी स्टेन के द्वारा हम एसिड फास्टनेस और नॉन एसिड फास्टनेस का अलग करते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अलग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट, तो ये इसके लिए हम जेडेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म और, यानी कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, नोकॉर्डिया है। और अगर यहाँ पे पैरासाइट्स की बात करें तो क्रिप्टोस्पोरोडियम है, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरा है, आइसोपोरा है। और तो इसमें जो ऑप्शन है सभी सही जाएंगे क्योंकि ये सभी आपके एसिड फास्टनेस ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल वैल्यू होता है आपके सोडियम का वो कितना होता है। तो सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है फ्रेंड्स 135 से 145, ठीक है, मिली इक्वल पर लीटर होता है, ठीक है। तो मिली पर इक्वल इसमें हम इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, इसका मात्रक है मिली इक्वल पर लीटर।
और इसका जो सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है वो 135 से 145 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर वाला प्रश्न, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो एसिड फास्टनेस वाला है, अगर इसमें ये प्रश्न आ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो इन केस में आपके 3-4 दिए रहेंगे जो कि आपके एसिड फास्टनेस बैक्टीरिया होंगे या फिर एसिड फास्टनेस ऑर्गेनिज्म होंगे, बट उसमें से एक नहीं होगा। तो इसमें से इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, क्योंकि इतने भी जो भी ऑर्गेनिज्म लिखे हैं ये सब AB स्ट्रेन को देते हैं, तो उसमें से कहीं एक प्रश्न आ जाएगा कि कौन नहीं देता है, तो इसमें आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। इसलिए इन सभी को याद करिए, इसमें सभी में देते हैं और कोई एक आ जाएगा उसको लिख दीजिएगा ये नहीं देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पोटेशियम लेवल इज, तो पोटेशियम का लेवल क्या होता है हमारे सीरम में। तो फ्रेंड्स पोटेशियम का जो लेवल होता है वो 3.5 से लेकर 5 मिली इक्वल पर लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएगा। इसका जो नॉर्मल रेंज है फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा, इसका एक हम इमेज है उसको हम भेज देंगे अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। इसमें से नॉर्मल रेंज एक ना एक आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न की नॉर्मल रेंज ऑफ क्लोराइड। तो फ्रेंड्स जो आपका क्लोराइड का नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 97 से 107 मिली इक्वल पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम। तो फ्रेंड जो कैल्शियम का जो होता है नॉर्मल रेंज होता है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर DL। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिली इक्वल पर लीटर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज आपको कर सकता है। 2-3 ऑप्शन देगा जहाँ पे मिली इक्वल भी दिया रहेगा और मिलीग्राम भी दिया रहेगा, तो कैल्शियम के केस में आप मिलीग्राम पर DL लगाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो फ्रेंड्स कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम का जो फंक्शन है वो मसल कंडक्शन में है, नर्व कंडक्शन में है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज होता ही है और बोन फार्मेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आल सही जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे, इसमें 3-4 दिए रहेंगे, केवल एक स्टार रहेगा और पूछ लेगा कि इसमें से फंक्शन नहीं है, कैल्शियम का फंक्शन नहीं है, तो उसको आप क्या करिएगा, ऑप्शन सही करिएगा। और इन सभी जो भी आपके हैं इन फंक्शन को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है लास्ट नंबर का, द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम इज। तो फ्रेंड जो मेन फंक्शन होता है आपके सोडियम का वो क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस होता है। क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस होता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस लगाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें मेंटेन कार्डियल रिदम, तो कौन करता है कार्डियल रिदम, ये करता है मैग्नीज। क्या करता है, मैग्नीज करता है, ठीक है। फ्रेंड 40 प्रश्न आज हम किए, जिसमें से आपके जो प्रश्न आपके यहाँ पे AB वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। AB से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स हमने इस लेक्चर में अपलोड किया है। अब फ्रेंड्स 40 प्रश्नों के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोडियम की बात करें तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर नाइट्रीमिया कहते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहते हैं, हाइपो नाइट्रीमिया कहते हैं, ठीक है। हाइपर और हाइपो दो शब्द का यहाँ पे फेर है फ्रेंड्स। अगर हाइपर नाइट्रीमिया है तो फिर अगर डिक्रीज वैल्यू उसका हाइपो नाइट्रीमिया होगा, ठीक है। अब पोटेशियम अगर हाइपर हो रहा है तो उसको, अगर हाँ पोटेशियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपो कैलेमिया कहेंगे। अगर कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहेंगे, हाइपो कैलेमिया कहेंगे। अगर यहाँ पे क्लोराइड इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहेंगे हाइपर कोलोरेमिया, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहेंगे, हाइपो कोलोरेमिया कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो इंक्रीज और डिक्रीज के इनके टर्म हैं उनको भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो फ्रेंड्स इन सभी को याद कर लीजिए, और जो AB के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 प्रश्न तो कम से कम आपके AB से यहाँ पे बन ही जाएंगे, ठीक है। और स्पुटम के जो कलर वाले हैं प्रश्न उनको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके उस सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको कमेंट करके बताइए कि कैसा है, और लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।